Guys, welcome back to my channel. I am Anamika Singh. Welcome you all to my YouTube channel. तो हम अपने पिछले वाले टॉपिक को अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे कैसे बैटल्स जो कंपनी की कैसे कैसे वो बढ़ रहे थे और साथ में कंपनी कैसे नवाब से उनके आमने सामने आ जाती है, उनके बीच में बैटल हो जाती है। कैसे वो उन लोगों की बात नहीं मानते नवाब्स की और उनके सारे ऑर्डर को डिनाई करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब ये मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दे रही हूँ ताकि आपको आगे पढ़ने में ईजी रहे। और कैसे कंपनी उनके ट्रेड पे जो ड्यूटीज़ लगी थी उसको हटाने के लिए मना कर रहे थे एंड आफ्टर दैट उन लोगों ने कुछ भी उनकी बात नहीं मानी। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी। हमने कल पढ़ लिया था कि उनकी बैटल स्टार्ट हो गई थी। बैटल ऑफ प्लासी ये कहाँ पे हुई थी, मैंने कल बताया था बंगाल में हुई थी इन 1757। ये किसने लेड की थी, यानी कि किसने ये बैटल कन्फ्रंटेशन के लिए कहते हैं ना उसको घोषणा की थी, किसने की थी? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे एक पर्सन है, ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ। ही इज़ रॉबर्ट क्लाइव। दिस मैन इज़ रॉबर्ट क्लाइव। ये गवर्नर जनरल बने थे हमारे इंडिया के। इन्हीं ने हमारे जो बैटल ऑफ प्लासी थी, सबसे फर्स्ट वॉर जो सबसे पहले जो आमने सामने हम कंपनी के आए थे ब्रिटिशर्स के, फर्स्ट टाइम इन्हीं की वजह से आए थे। ही इज़ दैट द ओनली पर्सन इनकी वजह से ये सारी लड़ाइयाँ हुई। और इनके वर्सेस भी तो कोई होगा, हमें पता है। जैसे ये है, अब इनके राइवल पार्टी भी कोई होगा, तो इनके राइवल पार्टी में मैंने कल बताया था सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला वॉज द किंग ऑफ दैट टाइम ऑफ बंगाल। ठीक है, उस टाइम के नवाब थे वो। सो हमें पता है कि नवाब थे, उनसे पहले के जो थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान आ गए, उनके बाद सिराजुद्दौला थे। देखिए, अब हम अपना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब उनकी डेथ हो गई थी अलीवर्दी खान की, एंड देन अगर एक राजा की डेथ होती है तो आपको पता है कि नेक्स्ट राजा आ जाता है, तो उसके बाद फिर सिराजुद्दौला आ गए थे। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन पपेट रूलर who would willingly give ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। अब कंपनी क्या सोच रही थी, अब उनको भी एक तरह से वो भी थोड़े परेशान थे कि अब एक राजा चला गया, अब दूसरा राजा आया है, अब वो पपेट होगा कि नहीं होगा, उनके अंडर में वो रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि हमने देखा मुर्शीद कुली खान जो थे वो एक पपेट रूलर टाइप ही थे। हम आगे भी अभी देखेंगे उनको कि वो पपेट रूलर टाइप ही उन्होंने काम किया। उन्होंने कुछ भी, जैसे कि जब उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन से पहले जब उन्होंने बिल्ड करे थे अपने फोर्ट्स वगैरह, तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो उनके फेवर में थे, तो इसलिए वो पपेट किंग थे। पपेट किंग का क्या मतलब होता है? कठपुतली जो किसी और के इशारों पर नाचती है। तो वैसे ही कंपनी के इशारों पर वो नाच रहे थे। ठीक है, दैट मीन्स कि वो उनके हिसाब से काम करते थे। अब क्या है कि वो सोच रहे थे कि अब उनको कोई पपेट रूलर मिलेगा या नहीं मिलेगा जो उनकी विलिंग के हिसाब से, विलिंग मतलब जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से ट्रेड कंसेशन और जो अदर प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड करेंगे या नहीं। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल बिकम द नवाब। तो उन्होंने क्या किया कि अब ऐसा तो वो मान नहीं रहे थे, सिराजुद्दौला ऐसे उनके हित में नहीं जा रहे थे, यानी कि उनको हेल्प नहीं कर रहे थे, वो मना कर रहे थे। सिराजुद्दौला क्योंकि खुद ही एक पावरफुल रूलर थे और वो किसी के अंडर में नहीं रहते थे, और पपेट किंग तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया कि उनके खिलाफ उनके जो सिराजुद्दौला के राइवल्स को नवाब बनाने के लिए उनको हेल्प करने लग गए कि सिराजुद्दौला, अगर आप जो सिराजुद्दौला के राइवल थे, अगर आप हमें हेल्प करोगे तो हम आपको नवाब बना देंगे आफ्टर द सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो बच्चों कि वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs on his dominion.
अब इसमें क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला ने उनको साफ साफ कह दिया, जैसे वो उनके राइवल को उनके साथ खड़ा कर रहे थे, उनको पावर कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि पॉलिटिकल अफेयर्स में आप इंटरफेयर मत कीजिए। किसको मना कर दिया? कंपनी को मना कर दिया। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, अपनी फोर्टिफिकेशंस को रोक दीजिए। एंड पे रेवेन्यू दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेड करें तो आपको अपनी ड्यूटीज़ और रेवेन्यू पे करना ही पड़ेगा। ये आपकी मतलब आपको नेसेसरी है पे करना। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, उन लोगों ने मना कर दिया, नेगोशिएशन फेल हो गई। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री काशिम बाजार, कैप्चर्ड द company officials, locked warehouse, disarmed all Englishmen and blocked English ship. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सीधा मना कर दिया तो कंपनी ने मना कर दिया कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम पे नहीं करेंगे, तो सीधा नवाब ने क्या किया, अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ वो इंग्लिश फैक्ट्री जो कि काशिम बाज़ार में थी, वहाँ वो सीधे चले गए और उन्होंने वहाँ के जितने भी इंग्लिश कंपनी के जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे, ऑफिशियल्स थे, सबको पहले तो कैप्चर मतलब लॉक कर दिया, सबको उनके वेयर हाउस को लॉक्ड कर दिया, सबको कैप्चर कर लिया, अरेस्ट कर लिया। इंग्लिश शिप जितनी थी उनको सबको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद वो लोग मार्च कर गए कैलकटा की तरफ। बाकी जगह को का जो कंपनी ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं फोर्ट वगैरह, उनको वहाँ से उनका कंट्रोल ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अब आगे हम देखते क्या होता है। On hearing the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब उन लोगों को पता चला कि कोलकाता में क्या हुआ कि कंपनी ने का पूरा जो ऑफिशियल है सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मद्रास में जब उनके पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने सेंड की है फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव की कमांड के अंदर। उनकी कमांड मतलब कि उनके अंडर इन जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके अंडर वहाँ पे जितने भी जो भी लड़ाई हुई, इनके अंडर वो काम सारा हुआ। ठीक है, रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फीट्स, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड। इनिशियली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो अब क्या होता है कि फाइनली वो लोग सीधा मना कर देते, किसी भी नेगोशिएशन के लिए कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे वो लोग, और सीधा वो लोग क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर 1757 में वो सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव जितनी भी कंपनी की आर्मी होती है उनको खड़ा कर देते हैं। और इसका पता है मेन रीज़न बच्चों क्या था? सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये था कि जो सिराजुद्दौला के खुद के ही जो आर्मी के मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ही सिराजुद्दौला का सपोर्ट नहीं किया। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। द डिफीट ऑफ नवाब वॉज दैट द फोर्स लेड बाय मीर जफ़र, क्योंकि बेसिक जो उनका कमांडर था मीर जफ़र, इन्होंने ही उनको सपोर्ट नहीं किया। बेसिकली रीज़न ये था कि मीर जफ़र ने उनको सपोर्ट नहीं किया, ये उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, इसीलिए उनके हारने की सबसे बड़ी वजह ही यही थी। वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब। और उन्होंने क्या कहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने उनके जितने भी राइवल थे उनको अपने साथ खड़ा कर लिया था कंपनी के साथ, कि अगर वो सिराजुद्दौला को हटा देते हैं तो उसके बाद फिर वो उनको नवाब बना देंगे। तो उनमें से एक थे मीर जफ़र, जिनको कि उन्होंने उनके खिलाफ़ खड़ा करके उनका सपोर्ट जीता। एंड साथ में उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो उनको प्रॉमिस टू हिम मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। इसका मतलब क्या है कि सिराजुद्दौला को क्रश करने के बाद, मतलब ख़त्म करने के बाद या हटाने के बाद, वो उनको नवाब बना देंगे। किनको नवाब बना देंगे बेटा? मीर जफ़र को। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे क्या होता है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वोन इन इंडिया। अब क्या होता है कि ये बहुत फेमस हो जाती है। अब क्यों वो बहुत फेमस होती है? पहला रीज़न तो यह था कि फ़र्स्ट टाइम जो आमने सामना हुआ था इंडियंस का ब्रिटिशर्स के साथ, और दूसरा इसमें क्या हुआ था कि पहली ऐसी जीत थी जो कंपनी के तरफ गई थी। मतलब पहली बार जो एक बैटल थी वो कंपनी ने पहली बैटल यही जीती थी, बैटल ऑफ प्लासी। पहली ही हमारी हार और उनकी पहली जीत। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट इसके पैराग्राफ पे चलते हैं। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। अब देखिए बच्चों, मीर जाफ़र जो हैं वो
अब नए किंग बन गए हैं, मेड न्यू नवाब बन गए हैं और उनका असैसिनेशन हो गया। किसका असैसिनेशन हो गया बच्चों? सिराजुद्दौला। असैसिनेशन का मतलब होता है उनको किल कर दिया गया, उनको किल कर दिया गया है। ठीक है बच्चा। किल करने के बाद उनको, जो मीर जफ़र थे उनके कमांडर, उनको नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं घुसे, अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, अभी भी सिर्फ वो ट्रेड ही करना चाह रहे। देखिए इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अभी भी उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक्सपेंशन का ही है, उनके ट्रेड का। उनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे करें। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly। और अगर देखिए इसमें ये भी लिख रहे हैं वो लोग कि अगर ये सिंपल जो लोकल रूलर हैं वो खुद ही अपने प्रिविलेजेस दे दें, कि वो खुद ही उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए दें, उनके टेरिटरीज़ में आने के लिए दें, तो मतलब कि वो ऐसा कहना चाह रहे कि ब्रिटिशर को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो डायरेक्टली टेरिटरीज़ को छीने या उस पर टेक ओवर करें या अपना कब्जा जमाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो लोग सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, बट वो लोग पीछे से ये कह भी रहे हैं कि नहीं, अगर आप ऐसा कर देते तो हम ऐसा नहीं करते, हमको ऐसा कन्फ्रंटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ती। बेसिकली वो गलती हमारी ही निकाल रहे हैं, मतलब इंडियंस की ही निकाल रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज रादर डिफ़िकल्ट फॉर even the puppet nawab were not always as helpful as company wanted to be। अब क्या हुआ कि पपेट नवाब है भाई, कब तक कोई किसी के अंडर रहेगा? अब वो भी तो एक किंग ही है ना, अब कब तक एक नवाब ही है वो भी, अब कब तक वो पपेट ही बन के रहेंगे? तो अब क्या होता था ना कि उनको भी डिफ़िकल्टी आ रही थी। किनको डिफ़िकल्टी आ रही थी? कंपनी को, कि वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे। पपेट नवाब जो हुआ करते थे वो भी इतने हेल्पफुल नहीं रह गए थे कंपनी के लिए। तो उनको अब क्या करना था कि अब कंपनी खुद ही चाहती थी कि वो नवाब बन जाए। अब देखो कि आगे क्या होता है बच्चों। अब आगे ये लोग क्या करते हैं कि आफ्टर ऑल they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject। तो उनको खुद ही को एक बेस मेंटेन करना पड़ेगा अपनी, मतलब जैसे ना कि अपीयरेंस, मतलब कैसे वो दिखावटी है ना, कैसे उनका दिखावा उनको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं हम अच्छे हैं। कंपनी खुद ही ऐसा मेंटेन करेगी तभी तो उनको कोई रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब सॉफ्ट स्किल्स से अपनी लोगों को बहलाना शुरू कर दिया। What could the company do? अब कंपनी क्या करती? When मीर जफ़र protested, the company deposed him and installed मीर कासिम। अब देखो क्या होता है कि पहले तो मीर जफ़र एक खुद ही पपेट किंग थे, उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई हम इतना नहीं दब सकते, या फिर जो भी मैटर था उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई अब नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, उनको डिपोज कर दिया। डिपोज मतलब क्या था, उनको हटा दिया। ठीक है, उनकी जगह पर किसी और को इंस्टॉल कर लिया, मतलब किसी और को नया किंग या नया नवाब बना दिया, जो कि इनका नाम था मीर कासिम। अब देखिए बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, मीर कासिम को नया बनाया था। पहले कौन थे बेटा? मीर जफ़र थे, दोबारा मीर कासिम को बना दिया गया। ठीक है, इन हिज प्लेस व्हेन मीर कासिम कंप्लेन इन हिज टर्म ही इन टर्न वॉज डिफीटेड एज बैटल फॉट एट बक्सर। अब देखो क्या होता है कि अब जब उन्होंने कंप्लेन की, व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन बैटल फॉट एट बक्सर। फिर उनके साथ उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर कर दी, बक्सर में एक बैटल कर दी जो कि 1764 में हुई थी। देखो बच्चों, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा था ऐसे उनके साथ वो मतलब बैटल्स कर देते थे। अब क्या होता था, मीर कासिम ने उनके खिलाफ पहले आवाज़ उठाई, पहले मीर जफ़र ने उठाई तो उनको हटा के मीर कासिम को ले आए। जब मीर कासिम ने आवाज़ उठाई, क्योंकि भाई वो एक बहुत पावरफुल थे, मीर कासिम खुद में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको हटाना नहीं सही समझा, उन्होंने सीधा उनसे बैटल कर दी 1764 में। 1764 आपको याद रखना है, एक 1757 याद रखना है एंड 1764 याद रखना है। इसमें प्लासी हुई थी बच्चों और इसमें हुई थी बक्सर। ठीक है, ये दोनों वॉर आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जफ़र फॉर री इंस्टॉल्ड। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, उनको हटा दिया गया, वॉर हुई, बैटल हुई, मीन्स उनको हटा दिया, फिर दोबारा से मीर जफ़र को ही इंस्टॉल कर लिया जिनको पहले हटाया था। देखो मीर जफ़र को ही पहले हटाया था, अब दूसरी बार भी उन्हीं को री इंस्टॉल कर दिया। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द
कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स। अब देखो क्या करते हैं, जिनके बदले उनको इंस्टॉल किया गया था, मीर जफर को किसी कंडीशन पर तो इंस्टॉल किया गया ना, पहले तो उन्हें हटा दिया, तो किसी का मतलब कुछ उनके कंडीशंस रहे होंगे कि दोबारा तुम्हें इंस्टॉल करेंगे तो तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो उनकी क्या जो कंडीशंस थी, तो उनकी देखो बेटा कंडीशंस ये थी कि आपको 5 लाख एवरी मंथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो वो कर ही रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, कंपनी अब और मांग रही थी पैसे, उनको मोर मनी चाहिए था। किसके लिए चाहिए था बेटा? अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए, जो वॉर से वो लड़ते थे या फिर उनकी जो प्रोटेक्शन थी उसके लिए उनको वॉर्स के लिए वगैरह के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो और मांगते थे। एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेडिंग के लिए पैसे चाहिए थे उनको, और वांटेड और अपनी एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए और अपने टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए उनको मोर रेवेन्यू चाहिए था। ठीक बच्चों, उनको और पैसे इसलिए चाहिए थे क्योंकि उनको अपना ट्रेड बढ़ाना था, उनको अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी, एंड साथ ही साथ अपने वॉर को फाइनेंस करना था। ये 3 रीज़न थे कि उनको पैसे और क्यों चाहिए थे। ठीक है। बाय द टाइम मीर जफ़र डाइड इन 1765, अब देखिए आपकी मीर जफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में। अब तो कौन राजा बनेगा? अब देखिए, अब तो कोई ऐसा पावरफुल रूलर बचा ही नहीं है। सिराजुद्दौला की पहले डेथ हो चुकी है, फिर मीर जफ़र आए थे, उनको हटा दिया, फिर मीर कासिम आए, उनको हटा के फिर जफ़र को इंस्टॉल किया, अब उनकी भी डेथ हो जाती है। अब देखिए क्या होगा, द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज, अब उनका मूड भी चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। अब देखो, सबसे बहुत ही ज़्यादा गंदा रोल एक ये इंसान प्ले करते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। हमने पहले भी देखा है बच्चों, देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव को हमने पहले भी देखा है बच्चों। ये देखो, यही पर्सन है ना रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेकार रोल प्ले किया है। इन्हीं की वजह से इन्होंने ही वो स्टेटमेंट, देखो अभी देखेंगे हम, उन्होंने दी स्टेटमेंट कि अब हम पपेट किंग्स जो हैं उनसे थक चुके हैं, अब पपेट किंग्स को हम आगे नहीं लाएंगे, एंड पपेट किंग्स की जगह पर हम क्या करेंगे कि हम खुद ही नवाब बन जाएंगे। अब ये खुद ही नवाब बनना चाह रहे हैं, अब यही चाहते हैं कि हम नवाब बने और हम रूल करें। अब ये लोग इस बात पे हैं कि अब हम रूल करेंगे। ये सारा का सारा किया रॉबर्ट क्लाइव का था। यही मतलब चीज़ों को, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को बढ़ा के और बुरी तरफ ले जाते हैं और देखिए बच्चों अब आगे क्या होता है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान। और अब देखो मुगल एम्पायर आपने पढ़ा था, अब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बची। जो लास्ट के कोई मुगल रूलर बचे होंगे, उन्होंने क्या किया, अब जो कंपनी थी उनको दीवानी प्रोविंस ऑफ बंगाल दे दी। दीवान प्रोविंस ऑफ बंगाल का क्या मतलब होता है बेटा? कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का उनको हक दे दिया। अब रेवेन्यू क्या होता है बेटा? जो टैक्सेस होते हैं वही रेवेन्यू होता है। टैक्सेस उनको कलेक्ट करने की परमिशन दे दी कि अब बंगाल में जितना भी जो टैक्स होगा वो आप लोग क्या कहते हैं उसको, आप ले सकते हैं, उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब थोड़ी उनकी पावर बढ़ना शुरू होगी। अब वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है बेटा? जो हमारा जितने भी हमारे जो मतलब जो स्टेट लेवल वगैरह पे काम होते हैं वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू। अब क्या मतलब है इसका कि दीवानी जो भी इनको साथ जो दीवानी उनको मिल रहा था, दीवान यानी कि जो उनको टैक्सेस या रेवेन्यू मिल रहे थे, अब उन कंपनी को अलाउ कर दिया गया और जितना भी वास्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल मिल रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कितनी गलत बात है कि अब उनको यूज़ करने के, पहले तो सिर्फ कलेक्ट करने के लिए दे रहे थे, अब क्या वो कह रहे हैं कि अब आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं जो वास्ट रेवेन्यू मिल रहा है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना खुद ही गलत कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब क्या होता है। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और जो पुरानी कंपनी फेस कर, पहले जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी कंपनी को, अब वो हो ही नहीं रही, तो अब तो नॉर्मली सारा कुछ अच्छा ही चलेगा। एज बिकॉज की कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो वो कोई वॉर वगैरह भी नहीं करेंगे एंड सब कुछ फाइनल अच्छा ही चलेगा। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। और फिर अर्ली 18th सेंचुरी में बच्चों देखो, अर्ली 18th सेंचुरी कौन सी होगी? 1701 से लेके आपकी 1800 तक तो आपकी 18th सेंचुरी होती है। ठीक बच्चा। उसके बाद आपकी जो 18th सेंचुरी का अर्ली मतलब क्या होगा कि 1701 से लेके या तो आप 20 तक की बात कर सकते हैं या 30 हो सकता है। ये आपकी अर्ली 17th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए
सेंचुरी उनका ट्रेड जो है बढ़ रहा था इंडिया के साथ, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब क्या हो रहा था, अब एक दिक्कत और नहीं आई कि जो भी वो लोग ट्रेड करने के लिए अब यहाँ से सामान जब खरीद रहे हैं तो भले कम पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसे तो उनको देने पड़ ही रहे हैं ना बच्चों। अब वो लोग उनको यहाँ से वो सामान खरीद के लेके जाएंगे, यहाँ से वो अपना जो होल स्पाइसेस है हमारी, सिनेमम, कार्डमम और ब्लैक पेपर, क्लव्स, ये सब यहाँ से लेके जा रहे हैं बेटा। तो इसके लिए उनको गोल्ड और सिल्वर्स में जो है वो अमाउंट पे करना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है पहले ये जो अभी हम नोट्स देखते हैं वो नोट्स नहीं हुआ करते थे, पहले कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन, कॉपर कॉइन, ये सब चला करते थे। तो बेटा उनको वहाँ से गोल्ड और सिल्वर जो है वो इम्पोर्ट करके ब्रिटेन से यहाँ लाना पड़ता था, तो उनके यहाँ पर तो गोल्ड और सिल्वर कम हो रहा है ना। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, उनके लिए क्रिएट हो गई। हमारे लिए तो फ़ायदा ही था कि हमको गोल्ड और सिल्वर मिल रहा है, बट उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन के पास कोई सामान ही नहीं था कि जिससे वो इंडिया में बेच के इंडिया का कुछ ले सकें। इंडिया से तो वो सामान खरीद रहे थे, बेचने के लिए कुछ था नहीं था इंडिया में। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके, बच्चों ये इतनी गंदी उनकी पॉलिटिक्स थी कि यहाँ से सामान लेके जाके वहाँ वो लोग अपने ब्रिटेन में उसको मैन्युफैक्चर करके वो हमारा ही सामान हमारे पास लाके उसको रीसेल कर देते थे। ये उनकी इतनी चीप पॉलिटिक्स की वजह से हमारा जो पूरा देश था उस पूरा एक्सप्लॉइट हो गया था, हमारा जितना भी सिस्टम था सब कुछ एक्सप्लॉइट हो गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। फिर क्या हुआ देखो, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो आउटफ्लो था गोल्ड का फ्रॉम ब्रिटेन वो स्लोड हो गया। इसका क्या मतलब है कि बैटल ऑफ प्लासी हुई, अब उनको जब दीवानी मिली गई, उनको वहाँ से यूज़ करने के लिए रेवेन्यू के पैसे मिल ही रहे हैं, तो जो गोल्ड आ रहा था ब्रिटेन से वो आना स्लो हो गया, मतलब कम हो गया। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। और जब उनको पूरी दीवानी यूज़ करने की उनको जब परमिशन मिल गई तो वो आना बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो क्या होता है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। और अब इंडिया के जितने भी जो रेवेन्यू मिल रहा था इंडिया से, वो उनके सारे फाइनेंस, कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो इंडिया फाइनेंस कर रहा था। मतलब इंडिया पे कर रहा था। किसको पे कर रहा था बच्चों? इंडिया पे कर रहा था आपकी कंपनी को। ठीक है, अब देखो, दीज रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू पर्पस परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिशियल एट कैलकाटा, ऑफिसेज एट कैलकाटा। अब देखो क्या, अब जो रेवेन्यू यहीं से मिल रहा था उनको, बंगाल से ही जो रेवेन्यू मिल रहा था उसको कहाँ खर्च कर रहे थे वो लोग? किस चीज़ में? देखो, कॉटन परचेज करने के लिए, सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया में जो था, इंडिया का ही टेक्सटाइल परचेज करने में वो इंडिया का ही पैसा यूज़ कर रहे थे। देखिए कितना ज़्यादा वो हमारे साथ ही गेम खेल रहे थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और अपनी ट्रूप्स को, ट्रूप्स मतलब बच्चों क्या होता है? ट्रूप्स मतलब अपनी आर्मी को, अपनी जो उनकी आर्मी थी बेटा उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमसे ही पैसे ले रहे थे। ठीक है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट, और कंपनी की जो फोर्ट वगैरह थे और ऑफिसेस थे कैलकाटा में बनाने के लिए, उसके लिए वो हमारे रिवेन्यूज़ को यूज़ करा करते थे। हमारा ही रिवेन्यू हमसे ही हमारी जगह पे लेके हमें हमारे पे ही यूज़ कर रहे थे। देख लीजिए कितनी ज़्यादा बेकार पॉलिटिक्स थी। अब आगे देखिए, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचते हैं। द कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। ठीक है, अब नवाब्स ये एक वर्ड है, नवाब्स। हम जिसको नवाब बोलते हैं वही इंग्लिश लोग उनको नवाब्स बोला करते थे, नवाब्स। अब ये उनके वर्ड्स में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट ये उनकी लैंग्वेज में इसको ऐसे ही बोला जाता था। अब कंपनी ने, आपने खुद ही देखा कि अपनी जो पावर थी सारी एक्वायर कर ली थी, जितनी अथॉरिटी थी सारी उन्हीं के पास आ गई थी, जितनी अथॉरिटी पावर वगैरह थी सब उन्हीं के पास आ गई थी। ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब, और जितने भी वहाँ के सर्वेंट्स थे, कंपनी में जो वहाँ पे सर्वेंट हुआ करते थे, वो सब एक विजन, एक सपना देखने लग गए थे। लिविंग लाइक नवाब की तरह रहने का सपना देख रहे थे कि अब सभी नवाब बनेंगे। यह तो नहीं कि अब तुम भी नवाब बनोगे, तो लाइक कि वो भी नवाब ही बनने सोच रहे थे सब लोग। ठीक है बच्चों, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। अब देखिए क्या होता है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वाज फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट। अब देखो,
बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है, कितना बुरा करते हैं लोग नवाब के साथ। उनको जितनी भी लैंड होती है उनकी फोर्स करा जाता है उनको कि तुम सारी लैंड्स अपनी दो, और वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। और ज़बरदस्ती गिफ्ट लेते हैं, बताओ कोई गिफ्ट ज़बरदस्ती लेता है? नहीं ना बच्चों। अब ये लोग इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि जो नवाब हुआ करते थे वो पर्सनल गिफ्ट दिया करते थे, कंपनी के जो ऑफिशियल हुआ करते थे उनको बिना अपनी मर्जी के भी उनको देना पड़ता था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे, आपने देखा उन्होंने क्या क्या करा, कैसे थे वो। उन्होंने खुद भी अपना एक जो अपना फॉर्च्यून मतलब अपनी किस्मत जो अमेज्ड की, यानी कि आजमाई अपनी किस्मत इंडिया के अंदर। ही हैड टू कम टू मैड्रस। वो सबसे पहले मैड्रस के अंदर आए थे। मैड्रस बेटा क्या है, ये आप हिंदी में आज जो तमिलनाडु है हमारा, आज जो हमारी स्टेट है एक तमिलनाडु की साउथ इंडिया में, जो उस समय मद्रास कहलाती थी। उस समय मद्रास कहा जाता था उसको। हिंदी में मद्रास कहते हैं बच्चों, हिंदी इंग्लिश में मैड्रस कहते हैं। तो डोंट बी वरीड अबाउट इट कि दीदी क्या बोल रही हैं या मैम क्या बोल रही हैं। जैसे मद्रास या मैड्रस आप कुछ भी बोल सकते हो। नाउ चेन्नई, जो अब चेन्नई है, तमिलनाडु की कैपिटल आप सबको पता है अब चेन्नई है। ठीक है। तो वो चेन्नई वही वाली जगह है जो मैड्रस में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आए थे। ठीक है बच्चों। फ्रॉम इंग्लैंड से ये आए थे, ये भी इन 1743। कब आए थे बच्चों? 1743 में। इतना ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। एट द एज ऑफ 18, अपनी ये 18 ईयर्स की एज में इंडिया आ गए थे। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ यूरो 401.102। मतलब उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उनको कितना फॉर्चून मिला। फॉर्चून का मतलब यहाँ पे मतलब उनकी किस्मत नहीं मिली उनको, मतलब वो वर्ड यूज़ किया एज अ मनी के लिए। उनको फॉर्चून उस समय 401 यूरो बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये देखो, ये जो सिंबल बना है ना, ये वाला लाइक दिस, मैं आपको क्लियरली बना के दिखाती हूँ। वेट बच्चा, ये देखिए, एक सेकेंड। ये देखिए, ये ऐसे करके ये ऐसे बनता है। ये होता है यूरो का सिंबल। ये थोड़ा सा नीचे भी से राउंड होता है, ये यूरो का सिंबल होता है बच्चों। ठीक है। तो आप अब देखिए, यूरो इतने पैसे उनको मिले थे। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, उनको 1764 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ही वॉज asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772। अब क्या वो उनको कहा गया था कि आप कंपनी के अंदर जितना भी जो, अब देखो ब्रिटेन की राजकुमार जो ब्रिटेन की रानी थी, अब वो भी तो देखेंगी ना कि अगर एक कंपनी इतना सब कुछ कर सकती है तो आप सोचो वहाँ की रानी तो बहुत कुछ ही कर सकती होंगी। तो उनको कहा गया कि आप जाके कंपनी की जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हो रहा है उसमें जो भी करप्शन हो रहा है उसको आप ख़त्म करो। किसको कहा गया बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। ठीक है। तो उनको करते करते उनको खुद ही एग्ज़ामिन करवाना पड़ा, मतलब उनको खुद ही अपनी जांच पड़ताल करवानी पड़ी कि आप भी तो कहीं करप्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो भी करप्टेड ही थे। उन्होंने भी मतलब करप्टेड भी नहीं कह सकते बच्चों, उनको कहते हैं कि थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन थे, वो खुद के लिए सोचने वाले ज़्यादा थे। 1772 में उनको क्या किया गया? उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या होगी बच्चों? जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उस समय, जहाँ पर क्वीन रूल करा करती थी, वही ब्रिटेन में रूल किया करती थी। और वहाँ की पार्लियामेंट ने उनको ऑफिशियल्स को भेजा कि आप जाके उसको क्रॉस एग्जामिन करें। ठीक है। जिससे कि क्या हुआ? विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। और क्योंकि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था, आपने ऊपर देखा उनके पास इतना पैसा था, ये देखिए बहुत, ये आज की डेट में अगर आप पता करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और उस समय में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट था। ये इतने बड़े अमाउंट की वजह से उनको सस्पेक्ट मान लिया गया, उनको सस्पिशियस मान लिया गया कि आपने इतना अमाउंट कहाँ से कमाया। ठीक है बच्चों। ऑल दो ही वॉज अक्विटेड। अब ऑल दो, हालांकि वो इतने अक्विटेड थे, यानी कि नॉट गिल्टी, उन्होंने मतलब ही नॉट गिल्टी थे वो, लेकिन फिर भी उन पे एलिगेशंस लगे। एलिगेशंस मतलब उन पे आरोप लगाए गए। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। और उन्होंने खुद ही गिल्ट के मारे कि उनको जो है मतलब उनको एग्ज़ामिन किया गया, इस वजह से उन्होंने उन पे एलिगेशंस लोगों ने लगा दिए, इसलिए उनको 1774 में उन्होंने क्या किया? खुद ही से सुसाइड कर दिया बच्चों। ठीक है। अब देखिए आप लोग, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है हमेशा, आप देख लीजिए।
However, not all company officials succeeded in making money like Clive. सभी जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे सबको ही इतना मनी बनाने का पैसा नहीं मिला, मतलब मौका भी नहीं मिला कि वो इतना पैसा बना सकें. बट मैनी डाइड एन अर्ली डेथ, और कुछ तो थे कि वो बहुत जल्दी ही मर गए. और इन इंडिया ड्यू टू डिजीज़ एंड वॉर, क्योंकि इंडिया में डिसीज़ भी फैला करती थी उस समय, और वॉर वगैरह की वजह से कुछ ऐसे ही जल्दी ही बिना अपनी टाइम पूरा किए खुद ही वो उनकी डेथ हो गई. एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिग्रेट ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. हम सबको ही ये नहीं कह सकते कि सारे डिसऑनेस्ट या करप्ट भी थे. अब भले हमारे नज़र में वो डिसऑनेस्ट थे, बस अपनी मतलब वो अपने ऑफिशियल्स की वजह से तो बहुत ऑनेस्ट पर्सन थे, क्योंकि वो उनके लिए लड़ाई कर रहे थे. ठीक है बच्चा, तो सब हमको दोनों तरफ से सोचना चाहिए हमेशा कि वो तो अपनी रिस्पेक्ट, मतलब उनकी ड्यूटी थी जो वो फॉलो ही कर रहे थे ना. तो बी रिस्पेक्टफुल फॉर ऑल पर्सन्स. ठीक है बच्चों, many of them came from humble background and their uppermost desire was to earn enough in India. बस बहुत से ऐसे भी लोग थे जो हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, और बस उनकी अपर मोस्ट डिज़ायर यही थी, उनकी इच्छा यही थी कि वो बस इंडिया में जाके अर्न करें, पैसे कमाएं, और रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और वापस अपने ब्रिटेन में आके कंफर्टेबल अच्छी ज़िंदगी जी सकें. दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड अ फ्लैशी लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज़. और जो वापस आ सके, क्योंकि कुछ तो वहाँ पे किसी कुछ बहुत की तो डेथ भी हो गई, और जो कुछ वापस आ सके वो उन्होंने अपनी वेल्थ के साथ जो उन्होंने पैसे कमाए थे एक फ्लैशी लाइफ और फ्लैशी लाइफ जी, बहुत अच्छी लाइफ जी, और फ्लॉन्टेड देयर रिचेज़. अपनी जितने भी उनकी रिचेज़ थी, यानी कि जितना भी उन्होंने कमाया था, अपनी जो रहीसी थी, सब उन्होंने फ्लॉन्ट की, मतलब उन्होंने अपनी दिखाई सबको. दे वर कॉल्ड नवाब्स. अब उन्होंने अपने आप को ही नवाब्स कहना शुरू कर दिया. एंड इंग्लिश्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब, और हमारे ये हिंदी वर्ड नवाब का इंग्लिश वर्जन है ये नवाब्स. ये जो इंग्लिश लिखा है बच्चों, इसका मतलब इंग्लिश होता है. ठीक है, अब देखिए, दे वर ऑफन सी एज अपस्टार्ट ऑफ सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स. और इनको मतलब सोशल क्लाइंबर्स की तरह देखा गया कि मतलब जो सोशली बहुत जल्दी उछल मार के छलांगे मार के जो आगे पहुंच गए, और ब्रिटिश सोसाइटी में बहुत से इन लोगों का मजाक बनाया गया, जो वापस नहीं आए, जो जिनकी डेथ हो गई उनका मजाक भी बनाया गया, उनके जो कार्टून्स वगैरह और जो प्लेज हुआ करते थे उनका फ़न भी बनाया जाता था. तो इनके साथ भी ऐसा हुआ करता था. अब ऐसे ही कंपनी जो थी अपना रूल एक्सपैंड करने लग गई थी बच्चों. देखो साथ के साथ आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपना रूल पहले इस्टेब्लिश किया, कैसे धीरे धीरे उन्होंने बीच में वो सिराजुद्दौला के राइवल को उन्होंने खड़ा किया, दूसरों को अपने फेवर में लेके आए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे घुसने लग गए, फिर रॉबर्ट क्लाइव ने सीधा ही कह दिया कि अब हम नवाब बनेंगे. ऐसे उन्होंने कैसे करके सारा का सारा अपने अंडर ले लिया, दीवानी उनको मिल गई. ठीक है, और अपना जो हमारा रेवेन्यू हमारे लिए खिलाफ यूज़ करने लग गए. अब देखते हैं हम कि अब आज के लिए बच्चों इतना ही. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड बाय बाय, सी यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.